नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के बजे हुए सुबह 11 नया वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 3 टेस्ट नंबर पार्ट 3 होगा। तीसरा पार्ट है विश्व भूगोल का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो विश्व भूगोल के ऊपर बना चुका हूं, उनको जाकर के देख लीजिए। बाकी उससे टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो उसका 18वां वीडियो होगा। इससे पहले मैं 17 वीडियो बना चुका हूँ, आप जाइए उनको देखिए। काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। बाकी जो मैं प्रश्न पढ़ता रहूँगा उनके उत्तर आपके सामने आते रहेंगे। कल का जो टेस्ट होगा वो होगा यूपी स्पेशल का पार्ट 2। उसके आगे के कल मैं बताऊंगा कि उसके आगे कौन सा टेस्ट आएगा, लेकिन फिलहाल कल जो पार्ट आएगा वो होगा यूपी स्पेशल का पार्ट 2। विश्व भूगोल के इस प्रश्नों में थोड़ा सा कह सकते हैं काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, और जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूँ उनके उत्तर भी आप लोग कमेंट करते रहिए। और मैंने जैसे बताया है कि जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको लेकर के अपने डिस्कस कीजिए। एक कमेंट आया था छत्तीसगढ़ से, राजा राम जी का कमेंट आया। उन्होंने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की तैयारी करता हूं, और हमसे जो भी मतलब वो वीडियो देखते हैं उनसे जो भी प्रश्न गलत होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। उनके 2 मित्र हैं, उनके साथ वीडियो देखते हैं, बाकी जो गलत होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप अपने मित्रों के साथ भी, अगर जो आपके जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सहपाठी, उनके साथ में आप वीडियो देखें। नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखें दोनों लोग, और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं, उनके गलत हो रहे हैं, तो उनके आपस में मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छा तरीका था इन्होंने जो बताया है। बाकी आप लोग भी अपने नए नए तरीकों के साथ में अपने जो गलत हो रहे हैं प्रश्नों का, उनके उत्तरों को लेकर के थोड़ा सा आप सजग रहिए। उन प्रश्नों को तैयारी उनकी अच्छे से कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगा आपके लिए। नए नए तरीकों को ईजाद कीजिए। बाकी आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएंगे उनके क्वेश्चन आते जाएंगे, उनके उत्तर आप देते रहिए। अच्छे प्रश्नों का संकलन है, रिपीटेड नहीं है। मैं फिर बता दूं, कोई प्रश्न रिपीटेड नहीं है, सब प्रश्न मेरे खुद के बनाए हुए हैं। इसमें किसी तरीके से कहीं किसी तरीके की गाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये सब नए प्रश्न हैं, इसमें आपको कोई भी रिपीटेड नहीं है। चेसापी की खाड़ी स्थित है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ए उत्तरी अटलांटिक में, बी है दक्षिणी अटलांटिक में, सी है यूएसए के पश्चिमी किनारे पर, डी है मिसिसिपी नदी के मुहाने पर। तो आप इसको इतना बताना है कि चेसापी की खाड़ी कहाँ स्थित है। चेसापी की खाड़ी हो सकता है आप जान रहे हो, लेकिन इन ऑप्शन के जरिए आपको उत्तर देना है। तो देखेंगे तो ये यूएसए के पूर्वी किनारे पर पड़ती है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में उत्तरी अटलांटिक दिया हुआ है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा पहले का ए। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित फॉकलैंड द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन दिया हुआ अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस और यूएसए। तो फॉकलैंड द्वीप आप देखेंगे तो अर्जेंटीना से कुछ किलो सैकड़ों मतलब 100-200 किलोमीटर के आसपास के रेंज में, अटलांटिक के बीच में आपको थोड़ा सा दिखेगा फॉकलैंड द्वीप। वहाँ पर आप देखेंगे तो वो भौगोलिक क्षेत्र से तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उस पर आप देखेंगे तो अधिकार किसका है, वो यूके का है। अर्जेंटीना को लेकर के बीच में विवाद की स्थिति भी काफ़ी टाइम पहले भी रही थी। हाल ही में वहाँ भी जनमत संग्रह कराया गया था, और वहाँ के लोग यूके के साथ ही रहना चाहते हैं। अर्जेंटीना का कहना था कि भौगोलिक दृष्टि से मेरे पास है, इसलिए मुझे दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा प्रश्न ये भी है, साहिल क्षेत्र किसे कहते हैं। मतलब साहिल क्षेत्र की कहाँ पर है, उसको कहते किसको हैं। पहला है ए मध्य अमेरिका की एक पट्टी, बी अटलांटिक में स्थित ज्वालामुखी श्रृंखला, सी है कैरेबियन देशों का समूह, और डी है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का निवास स्थान। 4 ऑप्शन दिए गए, आप इनमें से आपको बताना है साहिल क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप बताइए साहिल क्षेत्र दरअसल कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबी की एक पट्टी को दर्शाता है। मतलब एक मध्य अमेरिका की एक क्षेत्र है जिसमें क्या है, सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जो आप देखेंगे, अफ्रीका का जो बेल्ट है उसमें जितने भी मध्य अमेरिकी देश हैं उनकी एक पट्टी को साहिल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो यहीं पाई जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 3 का ए, मध्य अमेरिका की एक पट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की बात की जा रही है, आपको बताना है कि किसको जोड़ता है। ऑप्शन है आपके सामने, सेंटियागो को लापाज से, बी है वालप्रेजो को ब्यूनस आयर्स से, सी है मोंटे वीडियो को रियो से, और रियो मतलब रियो दी जेनेरियो से, और डी मतलब क्विटो को कराकस से। तो आपको बताना है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप बताइए। ये मैं अपने वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है वो चिली के एक प्रमुख शहर है वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी सही हो जाएगा। फिर है 5वां है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। जनजाति दी हुई और देश दिए हुए हैं, सभी दक्षिण अमेरिका की जनजातियाँ हैं, आपको बताना है। मुइंस्का
के सामने लिखा हुआ है बोलीविया, ग्वाचो के सामने लिखा है अर्जेंटीना, चगवान के सामने लिखा है वेनेजुएला और हुरानी के सामने लिखा हुआ है इक्वाडोर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो मुइस्का है वो सुमेलित नहीं, क्योंकि मुइस्का जो है कोलंबिया की है, बोलीविया की नहीं है। तो 5 का ए सही हो जाएगा। फिर एक फिनलैंड की खाड़ी किसके मध्य में स्थित है? तो फिनलैंड की खाड़ी, अगर जब आप यूरोप देखे होंगे तो आपको दिखेगी फिनलैंड की खाड़ी। तो आप बताइए, ऑप्शन के हिसाब से आपको सेट करना है। फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड नॉर्वे, फिनलैंड लाटविया, फिनलैंड एस्तोनिया, 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों में से आप बताइए कौन सा है। तो आप देखेंगे जो फिनलैंड के जब आप नीचे देखिए तो आपको बाल्टिक स्टेट दिखते हैं। बाल्टिक स्टेट का मतलब है 3 देश हैं जिनको बाल्टिक राज्य की संज्ञा दी जाती है। वो है एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हैं, लेकिन इनको बाल्टिक राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे ऊपर जो पड़ता है एस्तोनिया, उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा, आप देखेंगे फिनलैंड। तो उसी के बीच में खाड़ी स्थित है, फिनलैंड की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड और एस्तोनिया सही हो जाएगा, बाकी के गलत है। तो अब इसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ऑप्शन जो है फिनलैंड और स्वीडन। तो इसके बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। आप जाइए देखिए, अच्छा है। नेक्स्ट है, आप वीडियो देखिएगा उत्तरी यूरोप में, उसमें आपको मिलेंगे ये सब जानकारी। फिर नेक्स्ट है, केरिच जलसंधि किसके मध्य स्थित है? केरिच जलसंधि आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर अजोब सागर, एजियन सागर मरमरा सागर, काला सागर एजियन सागर है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा, आप देखिए तो क्रीमिया प्रायद्वीप और रूस के बीच में आप देखेंगे तो वहीं पर एक जलसंधि स्थित है जिसको बोलते हैं केरिच जलसंधि। वो काला सागर का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं अजोब सागर, उसी को जोड़ती है। अजोब सागर में नदी गिरती है जिसको बोलते हैं डॉन नदी। तो उसी के पास में रोस्टोव बंदरगाह भी है रूस का। तो काला सागर और अजोब सागर के बीच में स्थित है। इसका मतलब 7वें का बी सही हो जाएगा, काला सागर और अजोब सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, पो नदी जिसे इटली की गंगा कहते हैं किस सागर में गिरती है? पो नदी को आप जान ही रहे, नाम सुने होंगे, इटली की गंगा के नाम से जानते हैं इसको। तो ये किस सागर में गिरती है? अच्छा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो पो नदी कहाँ गिरती है, आप बताइए इसका उत्तर। तो ऑप्शन है आपके सामने, टर्हेनियन सागर, तो और बी है आयोनियन सागर, सी है एड्रियाटिक सागर, डी है लिगुरियन सागर। तो देखिए, आप जब ये देखेंगे तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो इटली है उसके पश्चिमी तट पर ना बह करके पूर्वी तट की ओर बहती है। तो पूर्वी तट में इसी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो पूर्वी तट, जैसे मैंने बताया, तो ऑप्शन आपके सामने आने चाहिए कि आखिर इटली के पूर्वी तट पर कौन से सागर स्थित है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था। तो पूर्वी में आप देखेंगे तो 2 सागर दिखेंगे, ऊपर की तरफ दिखेगा एड्रियाटिक सागर, नीचे की तरफ दिखेगा आयोनियन सागर। तो एड्रियाटिक आयोनियन सागर में नीचे की तरफ आती नहीं, ऊपर ही वो बह के उसी में गिर जाती है, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को बोलते हैं। नेक्स्ट, राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके सामने, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, उनको आप उत्तर उसके हिसाब से दीजिए। 3 तथ्य दिए हुए हैं, 3 तथ्यों में आपको बताना है कौन सा सही है। कूट के आधार पर इन उत्तर का चयन करना है। पहला है, जैसे दिया हुआ है, बेसल शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। पहला है, बेसल शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है, रूर नदी राइन की सहायक नदी है, मतलब दूसरा ऑप्शन है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। डी है, रूर नदी राइन की सहायक नदी है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, मतलब सही। बेसल शहर स्विट्जरलैंड का फेमस शहर है बेसल, सही है, राइन नदी के किनारे पर ही है। राइन नदी स्विट्जरलैंड के आरपर्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह भी स्थित है। और बेसल शहर, बेसल को लेकर के आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, बेसल मानक बैंकिंग से रिलेटेड है। और जर्मनी के ब्लैक फॉर राइन पूर्वी किनारे पर, हाँ पूर्वी किनारे पर ही है, पश्चिमी किनारे पर नहीं है, पूर्वी किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, रूर नदी राइन की सहायक नदी, सही है। रूर जो जर्मनी का प्रदेश है, जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, तो इस नदी के, ये रूर नदी के नाम पे रूर बेसिन रखा गया है। तो रूर नदी, राइन की सहायक नदी, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुरीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तुरीन जो इटली का शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑटोमोबाइल, रेशमी वस्त्र उद्योग, सी जलयान निर्माण, डी स्टील उद्योग। तो आपको बताना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तुरीन किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए तुरीन फेमस है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत का विस्तार किस देश में नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। आप बताइए मुझे इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है इटली, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में है, जर्मनी में है,
इन सब देशों में तो पड़ता है, लेकिन ये स्पेन में नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्पेन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यू हॉलैंड की उपमा किसे दी जाती है। तो न्यू हॉलैंड की उपमा किसे दी जाती है, ऑप्शन है आपके सामने मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फिलीपींस हैं। आप 4 ऑप्शन है, आप बताइए। तो इसका जो उत्तर से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड की संज्ञा दी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के बात करें तो प्यासी भूमि का देश, लैंड आफ्टर स्वीटर भी, और भी बहुत सारी उपमाएँ ऑस्ट्रेलिया को दी जाती हैं, उन्हीं में से एक है न्यू हॉलैंड भी इसको बोलते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैं 3 टेस्ट बना चुका हूँ, ज्योग्राफी के ही बनते चले जा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट होंगे कि और सब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं। दरअसल मैं देखिए, आपके सब कुछ आपके देखने के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस टेस्ट को आप देखेंगे उसको बना दिया जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, और मेरे लिए ज्योग्राफी बनाना सबसे आसान काम रहता है। इसमें बनाने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और 1 घंटे के अंदर ही क्या है, पूरे 25 के 25 60 क्वेश्चन भी 1 घंटे के अंदर तैयार किए जा सकते हैं। इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, बस कॉपी पेन लो, बनाते चले जाओ, बनाते चलो, कोई दिमाग नहीं। सबसे आसान सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। तो इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, इस वजह से मैं ज्योग्राफी थोड़ा और भी बना दे रहा हूँ। पार्ट 1, 2, 3 आप लोग देखते भी हैं और भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ज्योग्राफी के पार्ट पे पार्ट बनाते चला जा रहा हूँ। 3 पार्ट हो गए, इंडियन ज्योग्राफी भी पार्ट 3 बना ही दूंगा जल्दी। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और इससे प्रश्न भी आता है। ऐसा नहीं कि अनावश्यक प्रश्न कोई नहीं है, सब अच्छे प्रश्न हैं, और सब आपको याद करने वाले प्रश्न हैं, जिन जब तक हमने दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा मैपिंग पे फोकस नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा जो ज्योग्राफी है वो मैप बेस है, और जब मैप आपका तैयार हो जाएगा तो ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर जो मैप आपका तैयार नहीं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप चीज़ों को समझिए। जैसे मैंने मैप को लेकर के वर्ड ज्योग्राफी में एक देश के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया, आप प्लेलिस्ट जाइए, आप देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मिलेगा, तो आप उसको देखिएगा। बाकी आप उत्तर देते रहिए, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ। जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, लाइव चैट में हैं, वो सब क्या करें, उत्तर जरूर दीजिए। बाकी आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। कहने का मतलब ये है कि उत्तर दीजिए। लास्ट में ये भी बताइए कि आपके टोटल कितने सही हुए। कल जैसे मैंने हिंदी का टेस्ट डाला, काफ़ी कम लोगों ने देखा है हिंदी के टेस्ट को। तो कहने का मतलब यही कि आप ये मत सोचिए कि आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। आधे घंटे में किसी का कुछ जाता नहीं है। 60 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे, और जो ड्यूरेशन है वो मैंने रखी थी 30 मिनट से भी कम है, 29 मिनट कुछ का है वो वीडियो। आप लोग जाइए उसको देखिए, काफ़ी अच्छा है। उस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को शामिल किया गया है। कहने का मतलब कि प्रश्नों का लेवल एक अच्छा है, उसको भी आप देखिए। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि आधे घंटे में कुछ समय नहीं जाएगा आपका, और देखा जरूर कीजिए वीडियो। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स का रहा तो आप मत देखिए, हिस्ट्री का रहा तो आप मत देखिए, सब वीडियो देखिए, सभी आपके इंपॉर्टेंट है। पढ़ ही रहे हैं कोई आप, उससे ज़्यादा समय तो आप व्हाट्सएप और अन्य जगहों पर खर्च कर देते होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि उनको वीडियो जरूर देखिए, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अब हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया नदी कहाँ गिरती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन आपके सामने, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, सार की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, कारपेंटिया की खाड़ी। तो आप देखेंगे तो ये जो विक्टोरिया नदी है, आप ऑस्ट्रेलिया की आप देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये नदी आपको देखने को मिलेगी, और विक्टोरिया के मरुस्थल मतलब मरुस्थल से होते हुए क्या करती है, हिंद महासागर में गिर जाती है। हिंद महासागर में गिरते वक्त आप देखेंगे तो इसमें जो पर्टिकुलर जगह जो है वो स्पेंसर की जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी उसमें गिरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का ए, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए। उसी के नीचे सार खाड़ी भी दिखेगी, ये सब है, लेकिन पहले उत्तर जो है वो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, विक्टोरिया, अटाकामा, कालाहारी, नामिब। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका उत्तर से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल, ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा है। बाकी अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे या टोटल देखें, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा द्वीप माइक्रोनेशिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया के अगर जो आप वीडियो देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो ये आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलोनेशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ये ओसेनियाई द्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कह सकते हैं, उसमें सब आते हैं। तो आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर डिवाइड किया गया माइक्रोनेशिया, तो उसमें कौन आता है। तो ऑप्शन आपके सामने, समोआ, वनुआतु, फिजी, किरिबाती। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, किरिबाती। किरिबाती जो है वो माइक्रोनेशिया में आता है, इसको याद रखिएगा। फिर म्यांमार किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार किस देश के साथ साझा सीमा नहीं करता है। चीन है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो आपको बताना है, तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कंबोडिया सही हो जाएगा। कंबोडिया से सीमा नहीं बनाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी। ये देखिएगा आप, म्यांमार वगैरह अपन कम से कम पड़ोसी देश जितने हैं उनके सबके क्या कीजिए, मैप वगैरह आप अच्छे से देखिए, लेकिन उनकी लोकेशन देखिए। कुछ करना नहीं, आप गूगल मैप खुले, सेटेलाइट व्यू ऑफ कर दीजिए, डायरेक्ट देखिए मैप पे आपको देश की बाउंड्री वगैरह अच्छे से दिखेगी। और गूगल मैप सबसे अच्छा तरीका है इन सब चीज़ों को देखने के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है। 17 पे आते हैं। निम्न में कौन टैगा बायोम है? उत्तर आपको देना है कौन सा टैगा बायोम है। ऑप्शन है आपके सामने उष्णकटिबंधीय बायोम, बी है वर्षावन बायोम, सी अर्ध उत्तर ध्रुवी बायोम, डी है भूमध्य सागरीय बायोम। तो आपको बताना है कौन सही, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन है अर्ध उत्तर ध्रुवीय बायोम जो है, मतलब सबसे पहले विषुवत रेखा के मतलब कि जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार, फिर उपोष्ण आ जाएगा, उसके बाद में क्या शीतोष्ण आ जाएगा, शीतोष्ण के बाद और ऊपर चलते चले जाएंगे तो यही आ जाएगा टैगा आ जाएगा, फिर टुंड्रा आ जाएगा, फिर परमाफ्रॉस्ट आ जाएगा। ये क्या एक सीक्वेंस है, उसी क्रम में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टैगा बायोम उत्तर ध्रुवी बायोम है, अर्ध उत्तर ध्रुवी। क्योंकि उत्तर ध्रुवी बायोम होता तो फिर इसके आगे फिर टुंड्रा आ जाता। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वेडोर। थोड़ा सा अब हम इधर 2-3 प्रश्न जो है वो कह सकते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है उसके ऊपर पूछेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वेडोर में इसमें क्या है? उरुग्वे उत्तर सही। उरुग्वे की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका करीब 95% क्या है, वहाँ पर क्या है नगरीकृत है, वो 95% के आसपास है। तो इसको याद रखिएगा, उरुग्वे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर विश्व का सबसे कम नगरीकृत देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने नाइजर, पापुआ न्यू गिनी, बुरुंडी, श्रीलंका। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप बताइए। आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। इसका उत्तर सही हो जाएगा बुरुंडी। बुरुंडी जो है वो अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का सबसे कम नगरीकृत देश है। यहाँ पर करीब 87% के आसपास जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो निवास करती है कहाँ? गाँव में। करीब 13% यहाँ पे क्या है कि नगरीकृत है, बाकी टोटल क्या है ये 87% यहाँ पर गांव में निवास करती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है और आपको जानना भी चाहिए। तो कहने का मतलब इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने ऑप्शन ही उसी तरीके से दे रखे हैं, मैंने और चेंज नहीं किया। पढ़ते हैं पहले है क्या। स्लम एरिया और शहर और देश दिया गया है, मतलब कहाँ पे स्लम एरिया कहाँ कहाँ के हैं, मतलब कि जो मलिन बस्ती होती है वो कहाँ कहाँ की हैं। ओरांगी टाउन कराची, नेजा मैक्सिको। कौन सुमेलित नहीं बताना है। धारावी चेन्नई, किबेरा नैरोबी केन्या। तो आपको बताना है कौन सी कहाँ पर स्थित कौन सुमेलित नहीं। तो इसमें आप देखिए धारावी जो है वो चेन्नई, ये सुमेलित नहीं। धारावी मुंबई है, ये उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, धारावी मुंबई। तो अगर जो हम बात करेंगे तो इसका जो सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती एशिया की बोली जाती है तो वो धारावी को ही बोला जाता है। बड़ी एरिया वाइज बड़ी है, बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो पाकिस्तान के कराची का औरंगी टाउन है वो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो यहीं औरंगी टाउन में रहती है, इसी से स्लम एरिया में रहती है, पाकिस्तान के कराची में स्थित है। तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो औरंगी टाउन हो जाएगा और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो धारावी हो जाएगा। बाकी जैसे नेजा वगैरह भी क्या है, ये भी कम बड़े नहीं है, पॉपुलेशन यहाँ ही बहुत है। किबेरा भी केन्या की बड़ी बस्ती है, मतलब कि बहुत स्लम बस्ती है। स्लम बस्ती की बात करें तो ये अर्बन पॉपुलेशन में ही आते हैं, ये नगरीकृत में ही आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो शहरों की पॉपुलेशन का करीब 1/4 कवर करती है। मतलब कि जैसे जो रिसर्च वगैरह सामने है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन का, जैसे मान लीजिए किसी बड़े शहर का 1/4 के आसपास जो है वो पॉपुलेशन वहाँ की वो किसको कवर करती है, वो कवर करती है स्लम एरिया को। अब बात आती है कि स्लम एरिया कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार, जैसे रिपोर्ट वगैरह आती रहती है उसमें क्या कहा जाता है कि स्लम एरिया धीरे धीरे भारत में देखें तो स्लम एरिया धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हर आदमी को गाँव की शहर की ओर रुख करता है। बहुत से गाँव में आप देखेंगे लोग नहीं रहते हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए, वो क्या करते हैं शहरों की ओर चले जाते हैं। अगर जो आपके पास एजुकेशन है या अवसर की बात करें तो क्या करते हैं कि वो अगर जो नौकरी पा करके वो अच्छी जगह शिफ्ट हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपनी रोजी रोटी चलाने के उद्देश्य से गांव में उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, इसलिए वो शहर की ओर रुख करते हैं। और वो चूँकि शहर में रहना खाना सब कुछ इतना महंगा होता है कि वो इन मलिन बस्तियों में रहते चले जाते हैं। और जो एक पॉपुलेशन है मलिन बस्तियों की वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और हाल ही में आप देखेंगे धारावी के जैसे क्षेत्रों में जो वायरस है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और चूँकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार कहा गया है कि जो वहाँ के जो कह सकते हैं वहाँ पे जो टॉयलेट होते हैं तो वहाँ पर एक टॉयलेट को करीब पब्लिक टॉयलेट होते हैं, वहाँ पे एक टॉयलेट करीब 70 लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब रहती है वहाँ पर रहने के उद्देश्य से। आप देखेंगे तो इसको ले करके क्या है आगे की रणनीति बनाने की सरकार को या आगे रणनीति बनाने की ज़रूरत है
कहने का मतलब ये है कि मलिन बस्तियां जो धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप टोटल सिर्फ भारत की नहीं है, या फिर बात सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर देश की नहीं है, हर देश की यही कहानी है। मलिन बस्ती, जो देश जैसा जैसा डेवलप होता चला जा रहा है उसमें क्या है, मलिन बस्तियां भी बढ़ती चली जा रही है। अब नाइजीरिया का उदाहरण लीजिए, नाइजीरिया के आप देखेंगे उसके तट के आसपास में, अफ्रीका का जो आप देखें, जो इधर घाना वगैरह ये सब जो कंट्री है, इनमें आप देखें तो आपको देखने को ये मिलता है कि चूंकि वहाँ पे एरिया काफ़ी कम है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, शहर के शहर छोटे पड़ जा रहे हैं जो शहर के आसपास का क्षेत्र है। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो मलिन बस्ती है वो समुंदर में बस गई है। जो समुंदर का छिछला एरिया है वहाँ पर जो लकड़ी के खंभे, लकड़ी के जो लठ से क्या किया जा रहा है, वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। वहाँ की पॉपुलेशन करीब उन्हीं लकड़ी के बनाए मचानों के ऊपर रहने के लिए कह सकते हैं रहती है। और वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो ट्रैवल करती है वो अपनी लकड़ी के बने नावों से वो शहर में जाते हैं और उसमें नावों से अपने घर में चले जाते हैं। बाकी पूरी मलिन बस्ती है, ये आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये शायद नाइजीरिया की कहानी है जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं वो बस्ती धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही है। उसको आप देखेंगे, मैं आगे ज्योग्राफी में इन सब टॉपिक को आपको कवर करूँगा तो आप देखिएगा। अर्बन ज्योग्राफी में ये सब टॉपिक आएंगे, बस्तियों के प्रतिरूप में, तो अब मैं आपको उसके बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा, तो उसको देखिएगा। फिर नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा है। तो विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा गया है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ए ऑप्शन है, बी है कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, सी है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर और डी ऑप्शन है ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो मैंने पूर्व से पश्चिम पूछा है, पश्चिम से पूर्व नहीं पूछा है। पश्चिम से पूर्व पूछा तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील सही हो जाता है, लेकिन मैंने पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो पहले ब्राज़ील आएगा, फिर कोलंबिया आएगा, फिर इक्वेडोर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। पहला है इसका जो कथन है, कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है, उसको आइए देखते हैं। तो आइसलैंड में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण गर्मी कम पड़ती है। बी है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के पश्चात आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक दूसरी उत्तरतम राजधानी है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका कौन सा सही है। तो आप बताइए इसका कौन सही कौन गलत है। पहला है आइसलैंड में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव गर्मी कम पड़ती है, गलत है, गर्मी अधिक पड़ती है, मतलब गर्मी बढ़ाता है, गल्फ स्ट्रीम गर्मी कम नहीं करता है। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा क्या करती है, वहाँ पर ठंडी को कम कर देती है, इसका मतलब गर्मी कर रही है, तो गर्मी कम पड़ती, ये गलत है। तो पहला जो है वो गलत हो गया। दूसरा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के पश्चात आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक दूसरी उत्तरतम राजधानी है, गलत है, क्योंकि जो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी वो दूसरी उत्तरतम राजधानी, पहली रेक्याविक ही है। तो तथ्यानुसार जो है वो दूसरा वाला भी गलत है। तो 22 का जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, ओस्लो। बाल्टिक सागर में प्रवेश करने के लिए आपको इसी क्षेत्र से होते हुए जाना पड़ेगा। जूटलैंड प्रायद्वीप, मैंने इससे पिछले वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो में बताया था। तो जूटलैंड प्रायद्वीप की बात करें तो उसी को काट करके वहाँ पर एक कील नहर बना दी गई है, और उस कील नहर से होते हुए क्या करते हैं, जहाज़ वगैरह वहाँ पे जाते हैं। स्कैटेगाट, कैगेरॉक जल संधि वहीं पर भी है। तो उस कील नहर से है, उसी पर क्या आगे देखेंगे तो वहाँ पर एक जीलैंड द्वीप है, उसी के पास में कोपेनहेगन इसकी राजधानी स्थित है। तो इस वजह से क्या है, कोपेनहेगन को क्या बोलते हैं, भूमध्य मतलब कि बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। और ये कील नहर से कह सकते हैं अच्छी खासी जो अर्निंग होती है वो इसको मिलती है, किसको, ये कोपेनहेगन राजधानी मतलब कि डेनमार्क को अच्छी खासी उससे अर्निंग होती है पैसे की, क्योंकि बाल्टिक सागर से होने वाले व्यापार, चाहे रूस का क्षेत्र हो, रूस भी फिनलैंड की खाड़ी से होते हुए जो वर्ल्ड में एक्सेस करना है तो वो इसी रास्ते का यूज करता है। और बाकी आप देखेंगे तो बाल्टिक स्टेट भी क्या करते हैं, पोलैंड वगैरह भी आप देख लीजिए, तो ये भी क्या करते हैं, जर्मनी को भी ले लीजिए, ये भी बाल्टिक सागर से ही होते हुए अपना कह सकते हैं आते जाते रहते हैं। इस वजह से ये कील नहर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ये अर्निंग का सोर्स है कोपेनहेगन, मतलब कि किसके लिए, डेनमार्क के लिए। फिर जुगेरियन बेसिन किसके मध्य में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, चीन के वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है। अल्ताई शान तियानशान, बी है तियानशान क्यूनलुन, सी है अल्तुनशान किलियनशान, डी है अल्ताईशान किलियनशान। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्ताईशान और तियानशान उत्तर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दरअसल शान का मतलब इसमें आप देखेंगे तो
चीनी भाषा, तिब्बती भाषा में इसको बोलते हैं पर्वत। तो अल्ताई पर्वत मतलब तियान पर्वत, ये क्या हो गया, पर्वतों के नीचे का जो बेसिन है, मतलब उसकी जो तलहटी है उसको बेसिन बोला गया है। और कई सारे बेसिन आप देखेंगे तो चाइना में देखने को मिले, कैदाम बेसिन, सिचुआन बेसिन और तारिम बेसिन, ये सब कई सारे बेसिन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी में से एक जुगेरियन बेसिन है, तो आपको बताना था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉस्किटो कोस्ट कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है मॉस्किटो कोस्ट कहाँ पर स्थित है। तो इसका आप उत्तर बताइए हमें, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। पनामा के कोलन बंदरगाह के दक्षिणी छोर पर, बी है बेलीज के उत्तर में, सी है निकारागुआ के कैरेबियन तट पर, डी है अल सल्वाडोर के प्रशांत तट पर। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। पनामा के कोलन बंदरगाह के दक्षिणी छोर पर बिल्कुल गलत है, बेलीज के उत्तर में बिल्कुल गलत है, निकारागुआ कैरेबियन तट पर यही सही है, क्योंकि निकारागुआ के जो कैरेबियन तट है उसी पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा मॉस्किटो तट या मॉस्किटो कोस्ट। और अल सल्वाडोर का प्रशांत महासागर तो गलत ही है, क्योंकि अल सल्वाडोर नीचे, क्योंकि वो कैरेबियन के तट की तरफ पड़ता है। तो मॉस्किटो कोस्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो मतलब कि निकारागुआ का कैरेबियन तट उत्तर सही हो जाएगा। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर खत्म हो गया। कल हम मिलेंगे नए टेस्ट के साथ में। कल का जो टेस्ट होगा वो यूपी स्पेशल का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कल पार्ट 2 आएगा। उसके बाद कल के बाद की जो वीडियो होगी उसको मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा कौन सी वीडियो आएगी। बाकी मैंने जैसे बताया है, आप लोग अभी कमेंट करके मुझे बताइए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 करके, हमें टोटल बताइए आपके कितने सही हैं। बाकी जैसे मैंने रणनीति बताई है, जैसे राजा राम जी ने भी अपनी एक रणनीति बताई है कि अपने मित्रों के साथ में उसको हम डिस्कस करते हैं, तो ये भी एक अच्छी तरीका है। आप भी इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। जो भी आपके 1 2 मित्र जो भी वीडियो देखते हो या आपके समकक्ष हों जो पढ़ाई करते हों, उनको साथ में फ़ोन पे उनकी बात कीजिए और उनसे भी पूछे कि आपके टोटल कितने सही आ रहे हैं। उनको भी बोलिए कीजिए वो टेस्ट देखा करें, उनसे पूछे कि आपके उनके कितने सही आ रहे हैं और वो कौन से प्रश्न सही किए हैं, उनके कौन से गलत। मान लीजिए जैसे आपने 10 नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया, या मान लीजिए आपने 25 नंबर क्वेश्चन गलत कर लिया, आपके जो मित्र हैं हो सकता है उन्होंने 25 सही कर लिए, 25वां नंबर क्वेश्चन सही कर लिया, आपका 25 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। तो उनसे पूछे कि उन्होंने 25वां क्वेश्चन किस तरीके से सही कर लिया है। उनसे पूछे कि आपने उन्होंने कहाँ पढ़ा था, कैसे सही कर लिया। और आपका मान लीजिए उनका 24वां गलत हो गया, तो आप उनसे पूछे कि उन्होंने 24वां कैसे सही कर लिया, आप बताइए उनको कि आपने 24वां कैसे सही किया। तो इस तरीके से क्या है, ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। आप जैसे कई सारे आजकल तो ऐप भी आ गए हैं जिनके जरिए अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हैं, तो आप उन ऐप का इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप अपने वीडियो कॉल वगैरह ये इन सब के तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन करने के उद्देश्य से। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इसको आप अमल में लाइए। और जैसे बताया गया है उन प्रश्नों को, जैसे मैंने बताया आपको कि जो गलत हो जा रहे हैं उनको आप ज़रूर अपने उनको सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो गलत हो रहे हैं उनको जब आप सही कर लेंगे बस, और कुछ बचा क्या, सही तो आपके सही हैं ही। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद जैसे आप पढ़ रहे हो उनको रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आपकी बुद्धि क्या होता है, जो पुरानी मेमोरी है वो लॉस होती चली जाती है। मतलब कि जो आप या आज याद है, हो सकता हो, जरूरी नहीं कि 10 दिन बाद याद हो। तो हल्का हल्का रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी 25 के 25 प्रश्नों का आप नोट जरूर कर लीजिए, नोट करने के बाद उनको टिक कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ, कन्फर्म बता रहा हूँ कि इसमें से आपको प्रश्न किसी भी परीक्षा में कभी भी मिल सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो वीडियो देखा होगा या जिनको वही ये प्रश्न कर पाएगा, बाकी किसी के बस की बात है नहीं कि मॉस्किटो कोस्ट के इस तरीके के एग्जाम्पल में आप उत्तर दे पाए। आप भी हो सकता नहीं दे पाए हों, लेकिन जब आपने देख लिया है कि निकारागुआ, तो आप जाइए मेरी मध्य अमेरिका की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको देखिए, फिर इन ऑप्शन के हिसाब से एनालिसिस कीजिए। क्योंकि मैंने उसमें इस तरीके से हाँ बता तो दिया है कि यहाँ पर स्थित है, लेकिन इन ऑप्शन के आधार पर नहीं बताया। परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही आता है, जरूरी नहीं कि मॉस्किटो कोस्ट ऐसे ही पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना पड़ेगा कि भाई मध्य अमेरिका में स्थित है, बता दीजिए तुरंत। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न बनाने के 20 तरीके हैं, एक एक प्रश्न को 20 तरीके से क्या किया जा सकता है कि तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मैंने जैसे आपसे पूछा बेरिंग जलसंधि स्थित है, तो आपको क्या लगता है बेरिंग जलसंधि किसके किसके बीच में है। आपको मैं बताता हूँ किसके किसके बीच में स्थित है। बेरिंग जलसंधि को जो एशिया और उत्तर अमेरिका पूछेगा तब भी सही है, रूस और अलास्का पूछेगा तब भी सही है, रूस और उत्तर अमेरिका पूछे तब भी सही है, और रूस और अलास्का मैंने बताया। बाकी आ जाइए अटलांटिक महासागर, मतलब प्रशांत महासागर, और आप देखेंगे आर्कटिक महासागर को जोड़ता है तब भी सही, चुक्की सागर बेरिंग सागर को जोड़ता है तब भी सही है। तो उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है तब भी सही है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग, मतलब एक प्रश्न को 20 तरीके से आपके सामने डाला जा सकता है। बस आपको देखना है कि उसको किस तरीके से आप याद किस तरीके से, किस एंगल से उसको आप पढ़ते हैं। अगर जो आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है कि वो एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है, तो आपका बेशक है कि वो गलत हो जाएगा।
आपने अगर ये सिर्फ पढ़ रखा है कि साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है तो सही तो है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से आएगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। और मान लीजिए पूछ लिया गया 180 डिग्री लाइन कहाँ से गुजरती, तो बेरिंग जल संधि से ही गुजरती है। तो ये सब प्रश्न हैं, इनको प्रश्न को लहजे हैं, इनको आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। तो उनको ध्यान दीजिए और अच्छे से उसकी तैयारी प्रिपरेशन करेंगे तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं होंगी। और इस तरीके की जब गलतियाँ नहीं होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने जल संधि याद कर लिया, आपके सामने पूछ लिया गया जल डमरू मध्य, तो इंग्लिश में स्टेट भी याद रखिए, क्योंकि आप इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है स्टेट, बाकी हिंदी में जल डमरू मध्य जल संधि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उनको सबको आप याद करिए, तरीकों को समझिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक यूपी स्पेशल पार्ट 2। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। बाकी उत्तर आप हमें जरूर दीजिए कि आपके टोटल कितने सही में। वीडियो देखने के लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।